नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट में लेसन 20 में आज हम लोग डिजिटल पेमेंट के बारे में जानेंगे। ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस लेसन को पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या है। इसे डिजिटल पेमेंट भी कहा जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहें या डिजिटल पेमेंट कहें, एक ही बात है। और इसे आम बोलचाल की भाषा में ऑनलाइन पेमेंट भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सारी एक ही चीज़ें हैं। यह कैशलेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें आपको किसी को पेपर वाला करेंसी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कागज़ की मुद्रा का कोई उपयोग यहाँ पे नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार का पेमेंट इंटरनेट की मदद से होता है तथा बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। तो इंटरनेट की मदद से पेमेंट हो जाता है और जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरह से डिजिटल होता है, सिक्योर होता है और एक व्यक्ति के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह का ये काफ़ी सिक्योर, काफ़ी सुरक्षित पेमेंट सिस्टम है। इसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहें, डिजिटल पेमेंट कहें या ऑनलाइन पेमेंट भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, फिर आता है इंटरनेट बैंकिंग, फिर आता है ई वॉलेट्स, फिर आते हैं यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए, फिर है यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो कि उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, बेसिक फ़ोन में भी इसका उपयोग हो जाता है। फिर आते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स यानी कि AEPS। तो एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे में अब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक बेसिक अंतर होता है। क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास है तो आपको बैंक एक विशेष लिमिट तक उधार दे देती है। जैसे क्रेडिट कार्ड आपका सपोज 50,000 रुपये का है तो बैंक आपको 50,000 रुपये तक उधार देती है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो उधार पैसा आप खर्च कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड का मतलब होता है आपके बैंक अकाउंट में जितना रुपए है सिर्फ उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ये बेसिक अंतर होता है। अब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दो प्रकार से इसमें से पेमेंट होता है। एक होता है POS मशीन से, जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट। अब कैसे होता है? यदि POS मशीन से पेमेंट किया जा रहा है तो कार्ड को मशीन में स्वाइप करके अपना पिन नंबर डालना होता है। जैसे कि आप ये मशीन देख सकते हैं। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, जब आपको अपने कार्ड से पेमेंट करना होता है तो ये POS मशीन है। आप संबंधित को अपना कार्ड देते हैं, वो आपका कार्ड इस मशीन में लगाते हैं, आपका कार्ड रीड होता है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो जो डिटेल्स हैं वो डालते हैं, आपको अपना पिन भी डालना होता है और इस प्रकार से पेमेंट होता है। इसे कहते हैं POS मशीन। इस मशीन को कहते हैं POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, POS मशीन। और यदि ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कोई एक वेब पेज है उसमें आप अपने कार्ड की डिटेल्स डाल के और फिर अपना OTP डाल के पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका CVV नंबर और OTP बताना होता है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS की तरह से भेजा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो दो प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। या तो आप POS मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर बताना होता है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका CVV नंबर बताना होता है और OTP बताना होता है। पेमेंट जैसे ही होता है आपके मोबाइल पर बैंक द्वारा SMS भेज दिया जाता है और इस प्रकार से आपको सूचना मिल जाती है कि पेमेंट हो गया है। अब ये हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रारूप है ये। एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी मान लें, ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर है। इस प्रकार से एक्सपायरी डेट लिखी होती है और
पीछे, कार्ड के पीछे यहाँ पे जैसे ये हो गया CVV, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। उसी प्रकार से जो पिन नंबर होता है उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। OTP जो आपके मोबाइल पे आता है उसे बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। तो ये इस प्रकार से कार्ड होता है। ये जो है इसका स्ट्रिप है जो रीड की जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। इसमें चिप सिस्टम भी है, जैसे कि ये चिप है, इस चिप में डेटा होता है, इस चिप को रीड किया जाता है। और ये POS मशीन है जिसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट इस प्रकार से होता है। अब जो दूसरा तरीका है वो है इंटरनेट बैंकिंग का, काफ़ी पॉपुलर तरीका है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए बैंक आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, इंटरनेट बैंकिंग चालू कराने के लिए आपको अलग से बैंक में आवेदन देना होता था, लेकिन आजकल डायरेक्टली जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको इंटरनेट बैंकिंग तुरंत चालू कर देते हैं और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। अब आपको किसी को जैसे पेमेंट करना है तो उसे आपको अपने अकाउंट में, जो बैंक है, बैंक की वेबसाइट में अपना एक अकाउंट क्रिएट करके जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उस व्यक्ति को पेई के रूप में जोड़ना होता है। पेयर तो आप खुद हो गए, पेई के रूप में जो व्यक्ति आपसे पैसा प्राप्त करेगा उसे जोड़ना होता है। कुछ परिस्थितियों में नहीं भी करना पड़ता है, जैसे स्मॉल अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट होता है, तो वहाँ उस परिस्थितियों में पेई को जोड़ना नहीं भी पड़ता है, या फिर आपको रेगुलर पेमेंट्स नहीं करना है तो पेई को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेई को जोड़ लेना चाहिए वैसे। और ये एक अच्छी सुविधा है जिसमें आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है। और फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पेमेंट के ऑप्शन पे जाना होता है, वहाँ पे पेई को सेलेक्ट करना पड़ता है। पेई को आपने एक बार जोड़ लिया है, उसके बाद पेई को सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा व्यक्ति पैसे का प्राप्त करता होगा। उसके बाद राशि बतानी होती है और पेमेंट या ट्रांसफ़र जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है। अब ये पेमेंट जो आप इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं, और यहाँ पे ये मैं बता दूं कि इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट जो है वो काफ़ी सेफ होता है और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट होता है। अब ये कितने तरीके का पेमेंट होता है इंटरनेट बैंकिंग से? ये होता है स्वयं के अकाउंट में ट्रांसफ़र, यानी कि जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट है, साथ साथ आपने एक RD या FD या PPF खुलवा रखा है, तो आप अपने ही सेविंग अकाउंट से अपने ही RD, FD या PPF अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा होता है नेफ्ट, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो इससे आप पैसा, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे पैसा एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में डाला जा सकता है। इसमें 3 दिन तक का समय मैक्सिमम लग सकता है, वैसे लगता नहीं है इतना समय, लेकिन मैक्सिमम कहते हैं कि 72 आवर्स लगभग समय लग जाता है। तीसरा है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे पैसा एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाता है, काफ़ी सिक्योर तरीका है। फिर आता है IMPS, जिसमें थोड़ा सा कमीशन लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी तुरंत पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। इसे बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो नेफ्ट, RTGS, IMPS ये सब पैसा ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट बैंकिंग जो है वो काम करता है। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होता है और आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा किसी भी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये ICICI बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का फ्रंट पेज है, उनकी वेबसाइट में जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको ये दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शंस में पेमेंट एंड ट्रांसफ़र में यहाँ पे मैनेज पेईस है, यहाँ से आप पेई वगैरह जोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका उपयोग करते हुए आप पेई जोड़ सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग ई-वॉलेट के बारे में। ई-वॉलेट के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स वगैरह हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे, जैसे भीम काफ़ी पॉपुलर है, जिसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम का इंटरफेस है। तो बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि मोबाइल ऐप्स हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा अपने वॉलेट में डाल सकते हैं और वॉलेट में आपका जितना पैसा है वो आप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई सामान खरीदे तो उसका बिल पे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं, जैसे भीम हो गया, SBI बडी हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत पॉपुलर है, फ़ोन पे हो गया, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया, HDFC पेज़ैप हो गया, जिससे आप बहुत सारे बिल्स अपने जमा कर सकते हैं।
चिल्लर हो गया, एयरटेल मनी हो गया, बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो कि ई वॉलेट के रूप में काम करते हैं। इसमें से अधिकतर ऐसे ऐप्स भी हैं इन्हीं में से जो यूपीआई का भी काम करते हैं, मतलब यूपीआई से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि वॉलेट में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से। वॉलेट क्या है, एक टेम्पररी अकाउंट है, ऐसा अकाउंट में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने सेविंग अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो अपने वॉलेट में पैसा रख सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कुछ समय तक तो मैंने अभी देखा था कि कुछ महीनों, कुछ सालों पहले तक लोग वॉलेट में पैसा रखना प्रेफर करते थे, लेकिन आजकल लोग सीधा अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करने को प्रेफर करते हैं। तो ये ई वॉलेट्स जो हैं वो मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप के रूप में दी जाती हैं, जिसमें आप अपना पैसा टेम्परेरी रूप से रख सकते हैं और अपने बिल पेमेंट से या किसी और को पैसा देना हो तो दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे एयरटेल मनी का इंटरफेस है, ये पेटीएम हो गया, ये एसबीआई बडी हो गया, ये फ़ोनपे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो ई वॉलेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ई वॉलेट काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। ई वॉलेट में पहले लॉगिन करना पड़ता है। आप आपका जो भी सपोज़ करें कि आपने जैसे भीम अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल में डाला या पेटीएम अपने मोबाइल में डाला, अब उसमें आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और अपने अकाउंट की जानकारी देनी पड़ेगी ताकि वो आपके सेविंग अकाउंट से कनेक्ट हो। पहले अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से राशि ई वॉलेट में भी डाल सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट की जानकारी देते हैं तो अकाउंट से पैसा डायरेक्टली डाल सकते हैं, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से अपने ई वॉलेट में पैसा भी डाल सकते हैं। ई वॉलेट में दी गई सुविधाओं का चयन करें और पेमेंट करें। तो ई वॉलेट में बहुत सारी सुविधाएं दी रहती हैं, जैसे बिल पेमेंट के लिए अलग अलग सही ऑप्शन दे देते हैं, या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति को डायरेक्टली उनके मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से ट्रांसफ़र की बहुत सारी तरीके होते हैं जो कि ई वॉलेट से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। कुछ ई वॉलेट ऐसे भी होते हैं जो सीधा बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं, और ई वॉलेट जो है वो कैशबैक सुविधा भी देते हैं। कैशबैक सुविधा जो है वो तो एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है। जैसे कोई सामान आपने 500 रुपये का खरीदा, आपको 20-25 रुपये, 50 रुपये जो है वो वापस आ गए आपके वॉलेट में, तो इस तरह से एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है पेमेंट करने वाले को, थोड़ा उसका फ़ायदा भी हो जाता है और इस तरह से प्रचार प्रसार भी हो जाता है ई वॉलेट का। तो बेसिक स्कीम जो है वो पेमेंट की वो कुछ ऐसी होती है कि आप कुछ सामान खरीदते हैं, पेमेंट सिस्टम की सहायता से आप ई वॉलेट का यूज़ करते हैं और इस प्रकार से आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप अपना ई मनी विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ई वॉलेट की सहायता से कर सकते हैं। फिर आता है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है आज के ज़माने में। आपने देखा होगा कि जो बार कोड रहता है, बार कोड स्कैन करके बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं। तो बहुत सारे जो मोबाइल ऐप्स हैं जो कि यूपीआई सर्विस देते हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। अब जैसे भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब इसी तरह से पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि ये बार कोड को स्कैन करके और डायरेक्टली सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई का उपयोग करते हुए। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा। हालांकि सिर्फ बैंक के मोबाइल ऐप का ही उपयोग न करते हुए आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह कुछ दूसरे जो ऐप्स हैं जो यूपीआई का सर्विस देते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अपना एक यूनिक आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना होता है जो नॉर्मली योर नेम @बैंक नेम होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है रोहन, तो ऐसा हो जाएगा लगभग रोहन @ICICI, मतलब कुछ ऐसा ही होता है। अब एग्जैक्टली ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। नाम, कस्टमर का नाम @बैंक नेम, कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेट होता है। अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, एक पिन जनरेट करना होता है जो पिन आपको पेमेंट के टाइम पर बार बार पूछा जाएगा।
पैसा देने या लेने के लिए दूसरे व्यक्ति का यूनिक आईडी लिखकर उसे पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यूनिक आईडी का उपयोग कर सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर बारकोड का उपयोग कर सकते हैं। और बारकोड तो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है ना, तो पैसा मंगवाया भी जा सकता है, मतलब पैसे की डिमांड भी भेजी जा सकती है। इस सुविधा के द्वारा किसी भी बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो किसी भी अन्य व्यक्ति को आप यूपीआई की सहायता से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है। इसमें ऐसा नहीं कि पैसा आज आपने डाला तो कल ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है आज के ज़माने में। फिर यूएसएसडी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसको *99# USSD इसलिए कहते हैं क्योंकि *99# USSD का नंबर है जो आपको अपने मोबाइल से डायल करना होता है, तब जाके आपके मोबाइल में USSD एक्टिवेट होता है। USSD का फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा होना ज़रूरी है। यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो यूएसएसडी वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए ही आपके सेविंग अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से जुड़ता है। जब आप अपने मोबाइल में *99# डायल करेंगे तो कुछ निम्न प्रकार का मेनू दिखाई देता है। *99# डायल करें तो इस प्रकार का मेनू आपके मोबाइल में आता है। अब यहां से आपको जो भी ऑप्शन का उपयोग करना है वो कर सकते हैं। जैसे ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो गया और ये एक्सिस बैंक का मेनू हो गया। मेनू सब एक ही होते हैं, ठीक है। एक जनरेट ओटीपी का ऑप्शन भी आएगा। तो इस प्रकार से ये जो 7-8 ऑप्शन रहते हैं ये यूएसएसडी में आएंगे। आपका किसी भी बैंक से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हो, लेकिन मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना जरूरी होता है। अच्छा, ये जो यूएसएसडी है ये स्मार्टफोन में तो काम करेगा ही, बेसिक फ़ोन में भी काम करता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप यूएसएसडी का उपयोग करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो मेनू था, यहाँ पे अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना हो, है ना, तो आप फंड ट्रांसफ़र और MMID का विकल्प चुनना है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा और MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर डालना पड़ेगा। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये आपको पूछना पड़ेगा प्राप्तकर्ता से। उसके बाद कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है वो राशि बताना है और एमपिन लिखना है। एमपिन हमारा खुद का होता है, एमपिन नहीं है तो जनरेट कर सकते हैं। तो 7 डिजिट का हमारा एमपिन होता है जो हमको डालना होता है। फिर उसके बाद एक स्पेस देकर अपने खाता नंबर का आखिरी 4 अंक डालना होता है और ओके करना होता है और इस प्रकार से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि मोबाइल नंबर प्राप्तकर्ता का और MMID प्राप्तकर्ता का, राशि तो ठीक है वो लिख ही देंगे, एमपिन हमारा, ठीक है, 7 डिजिट का एमपिन होता है और ये एमपिन जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार पूछेगा। तो इस प्रकार से यूएसएसडी का उपयोग करते हुए पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर है आधार की सहायता से पेमेंट कैसे करें। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है AEPS का। AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये याद रखिएगा। इस सुविधा का उपयोग तब किया जा सकता है जब आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो। यदि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा नहीं है तो आप इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कई बार सुना होगा कि बिना ATM कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं, है ना। वो AEPS के बारे में ही सुना है आपने एक्चुअली, क्योंकि ATM कार्ड का उपयोग क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन करना कि आप सही व्यक्ति हैं पैसा निकालने के लिए, अकाउंट आपका ही है। उसी प्रकार से AEPS जो है वो आपके बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशान से आपका पता लगा लेता है कि वो आप ही हैं। अगर आपका अकाउंट जो है वो आपके आधार नंबर से जुड़ा है और आधार नंबर में आपका बायोमेट्रिक होता है, तो आपका बायोमेट्रिक स्कैन करके ये पता लगा लेता है कि आप ही हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन हो जाता है और उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अब आधार की सहायता से पेमेंट करने के लिए माइक्रो ATM की आवश्यकता होती है। ये कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है।
माइक्रो एटीएम में अंगुलियों का निशान लेने की सुविधा होती है, जिससे आपकी पहचान हो जाती है, ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ऑथेंटिकेट करना ही प्रमुख कार्य है, आपका कार्ड भी तो यही करता है। इसके बाद माइक्रो एटीएम में मेनू आ जाता है, जिससे फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, कैश निकालना, जमा करना वगैरह वगैरह जो कार्य एटीएम के थ्रू होते हैं, नॉर्मल एटीएम के थ्रू, वो सारे के सारे कार्य हो जाते हैं। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपके बायोमेट्रिक की सहायता से आपको ऑथेंटिकेट करता है, आपकी पहचान करता है, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे देता है ताकि आप फंड ट्रांसफ़र कर सकें, अपना बैलेंस जान सकें, कैश निकाल सकें वगैरह वगैरह, जो भी दूसरे काम नॉर्मल एटीएम से हो सकते हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं। तो ये है AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, काफ़ी सिक्योर है ये भी। अब हम लोगों को यहाँ पे बिटकॉइन की बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों ने वैसे तो जितने हम लोगों को भी देखने थे कि कितने पेमेंट के तरीके हैं वो सारे हम लोगों ने देख लिए, लेकिन जाते जाते बिटकॉइन की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर डिजिटल करेंसी बन गया है। तो बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है और एक नई डिजिटल मुद्रा है। इसका विकास सातोशी नकामोटो नाम के इंजीनियर ने 3 जनवरी 2009 को किया था। 2009 में ही हालांकि हो गया था बिटकॉइन, तो काफ़ी पॉपुलर भी हो गया बीच में। अब तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं बिटकॉइन में। यह पूर्णतः आभासी यानी वर्चुअल मुद्रा है, जिसमें कोई मीडिएटर नहीं है। पैसे को आप एक आभासी वर्चुअल मुद्रा बना सकते हैं। इसकी कीमत बढ़ती घटती भी रहती है। यह विश्व का प्रथम पूर्णतया खुला भुगतान तंत्र यानी ओपन पेमेंट सिस्टम है। यह बिटकॉइन वॉलेट की सहायता से काम करता है। अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, किसी को आप बिटकॉइन में पेमेंट भी कर सकते हैं, तो उस देश की मुद्रा के हिसाब से वो बिटकॉइन को अपने करेंसी में भी बदल सकता है। तो पूरी तरह से एक वर्चुअल मुद्रा है। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी सेफ भी है, और हालांकि इसके बारे में कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि बिटकॉइन जो है वो कीमत कभी कभी काफ़ी घट जाती है। इस तरह से कई लोगों ने जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी करके रखे थे उनको थोड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन बिटकॉइन जो है वो काफ़ी एक सेफ तरीका है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था डिजिटल पेमेंट के बारे में। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में आपसे एक बार फिर से। नमस्कार।